आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, तो आपसे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि हमारा देश इस वक्त किन चुनौतियों से शिक्षा के क्षेत्र में गुजर रहा है। सबसे पहले बात चुनौतियों से ही करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं तो बहुत, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जिनको हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते हैं। हमारे देश की जो जो अभी प्रेजेंट सरकार की, प्रधानमंत्री जी की थिंकिंग है कि हमें 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए जो इस समय हमारे पास एजुकेशन का सेटअप है, हायर एजुकेशन का स्पेशली, उसको कम से कम दुगना करना पड़ेगा। यदि इतनी बड़ी इकोनॉमी हमको बनानी है तो इतने ज़्यादा हमको ट्रेंड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हायर एजुकेशन स्पेशली, और ऑफ कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो चुनौती जो इस समय हम लोग जिसको हम चुनौती बोल रहे हैं, वो यही है कि एक तो प्रॉपर एजुकेशन आए लोगों में, और इसके लिए आवश्यक है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन बने, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों। इसके पहले के पैनल में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हमारे चले गए श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि वहाँ ट्रेंड शिक्षक नहीं रखते हैं। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा जो ग्रुप है महर्षि महेश योगी संस्थान से, करीब 200 तो स्कूल हैं हमारे पूरे भारत में, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हम खोल भी रहे हैं। तो हम लोगों की तो हमेशा यही उम्मीद रहती कि हम ट्रेंड शिक्षक ही रखें। और एक बात और हुई थी इसके पहले डिस्कशन, वो भी बहुत जो एक चुनौती जो आई आपने पूछा, वो है कि प्रॉपरली ट्रेंड शिक्षकों की जो कमी है वो हमको पूरा करना है। तो बहुत आवश्यक है कि शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाए और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोले जाएं, ताकि लोगों को प्रॉपर शिक्षा मिल सके। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी प्रकार की कमी है जिसके कारण, शिक्षा के कारण, क्योंकि अभी इस समय पिछले 10-12 साल में आप देखिए, जो विदेश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड में, वहाँ भारत के पढ़े लोग ही मुखिया बने हैं उनके, और वो इसी से एजुकेशन सिस्टम से निकल के गए हैं जो हमारे देश में है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी प्रकार की कमी है, और कंटिन्यूइंग जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हर जगह करना होता ही है और करना पड़ता है। समय के अनुसार बदलता रहता, समय के अनुसार चेंज करना पड़ता है। तो चुनौतियाँ तो आती रहेंगी और उसका हम लोग सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। और रोज़गार परक शिक्षा की आज के समय में कितनी बड़ी ज़रूरत आपको लगती है? जो हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन की शिक्षा जो है वो रोज़गार के लिए ही होती है, क्योंकि हम जब स्कूल की एजुकेशन देते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसमें उद्देश्य ये होता है विद्यार्थी का और उनके पेरेंट्स का और हमारा शिक्षकों का भी, कि हमारे विद्यार्थी को किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाए। बड़े कॉलेजेस में किसी को IIT पसंद है, किसी को IIM पसंद है, NIT पसंद है। लेकिन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वहाँ हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम इनको ऐसी शिक्षा दें कि वो डे 1 से, जैसे ही वो डिग्री पास करके निकले, डे 1 से वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री या औद्योगिक घराने के लिए वो डे 1 से रेवेन्यू अर्नर बन जाएं, और या वो इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, 10, 20, 50 लोगों को जॉब दे सकें। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी जो हायर एजुकेशन वो ऐसी हो कि विद्यार्थी जो भी वहाँ से निकले वो पूरी तरह से समाज के लिए लाभकारी बन के निकले। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, तो वो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में बेहतरी के लिए अहम योगदान साबित कर रही है, कारगर साबित हो रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि नई शिक्षा नीति यदि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती है तो कुछ तो कारगर होगी इसको आगे बढ़ाने में, हमारे देश में जो शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे समय के हिसाब से, क्योंकि ये शिक्षा नीति भी बहुत सालों के बाद आई है। उस समय की जो थिंकिंग, करीब 20 साल इसको लगे, मेरे ख्याल से 20 से साल ज़्यादा लगे शिक्षा नीति को बनाते बनाते, जो इन्होंने इस समय लाए हैं। और इस समय सिचुएशन जो बदलती जाएगी तो इसको भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे ख्याल से तो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे इनका पंचवर्षीय कार्यक्रम होता है, 5-5 साल में शिक्षा नीति को दोबारा हर समय रिव्यू करना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम चूँकि अब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ी हम लोगों के पास फ्रीडम होती है कैरिकुलम की, तो हम तो हर साल और हर 6 महीने में अपने कैरिकुलम को रिव्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो नई नई आ रही हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिनको आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो निकल के जब जाएगा आपके यहाँ से तो ही विल नॉट बी रेडी फॉर दी, समाज के लिए तैयार नहीं रहेगा वो। तो इसलिए हर समय कैरिकुलम बदलते रहना जरूरी होता है।
यूनिवर्सिटी होने से हम लोग को थोड़ी सी फ्रीडम इसकी होती है कि हम लोग अपने कैरिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ढंग से। ऐसे ही सरकार को भी शिक्षा नीति जो है निरंतर उसको उसको चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि 20 साल लग गए एक शिक्षा नीति लाने में। आपको लगता है कि ओवर द इयर्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह का एजुकेशन मिलता है स्टूडेंट्स को, वो उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए सेटिस्फैक्ट्री है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी भी एक परसेप्शन है, लॉट ऑफ पीपल ग्रेजुएशन के बाद उन्हें लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए अगर अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, पीपल प्रेफर गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। आपको लगता है कि हम यहाँ पर किसी लिहाज से कोई कमी छोड़ रहे हैं? ये तो एक धारणा है, और एक वो भी होता है, समाज में स्टेटस की बात भी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार की कमी है। ऑफ कोर्स अभी हम लोग जो बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े नामी इंस्टीट्यूशन है अमेरिका के, उनसे बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपने यहाँ के जो स्पेशली जो हमारे IITs हैं, IIM हैं, इवन NITs हैं और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सबके इसी कंपेरेबल के हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की उनमें कमी हो। जो लोग अफोर्ड कर लेते हैं, और एज मैंने कहा स्टेटस की बात होती है, वो तो कोशिश करते हैं कि विदेश चले जाएं पढ़ने के लिए। लेकिन भारत में भी पढ़ के कोई ऐसा नहीं कि कोई उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा भारत में पढ़ के। अच्छा, जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपने जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें शायद इक्का दुक्का बच्चे ही इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल कर पाते होंगे, बहुत ही एक क्रीम लेयर के स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बहुत लॉस्ट महसूस करते हैं और उनके पास रह जाते हैं फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, अभी तो एक गवर्नमेंट ने टेस्ट शुरू किया था कॉमन एग्जामिनेशन करके। उसका पर्पज़ यही था कि लोग यूनिवर्सिटी उसके उनकी वो रैंकिंग हो जाए, तो उस हिसाब से विद्यार्थियों को चयन कर सकें किस यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन हमारे ख्याल से हमारे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कई बहुत अच्छी कैटेगरी की भी हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन किसी प्रकार का कम है। और वैसे तो हर तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, और सभी तरह की रैंकिंग उनमें भी होती है। ये एक कैटेगरी में डालना कि प्राइवेट स्कूल है तो ख़राब है, सरकारी स्कूल है तो अच्छा है, या प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। अभी इसके पहले पैनलिस्ट ने कहा कि वहाँ ट्रेन शिक्षक नहीं होते। एक तरह से डालना ये गलत बात है सभी को, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल भी बहुत से अच्छे होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। इसी प्रकार हायर एजुकेशन में भी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे उनके विद्यार्थी निकल के अच्छे जगह जाते हैं पढ़ने। और सरकारी इंस्टीट्यूशन भी कई अच्छे हैं, और कई सरकारी यूनिवर्सिटी अच्छी भी नहीं है। ऐसी एक यूनिवर्सिटी जिसका 9 साल से कन्वोकेशन ही नहीं हुआ, ऐसी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, 9 साल तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अगर करियर पाथवेज या फिर ऑप्शंस की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि सालों में बीते कुछ सालों में ऑप्शंस बढ़े भी हैं स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि पहले हम देखते थे जो स्कूल स्टूडेंट्स होते थे, जब कॉलेजेस की तरफ देखते थे तो उनके दिमाग में कुछ 1-2 स्ट्रीम्स होती थी, 1-2 करियर प्रॉस्पेक्ट्स होते थे कि इंजीनियरिंग कर लेंगे, MBBS कर लेंगे। लेकिन आज ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतने इक्विप्ड हैं कि बच्चों को वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर पा रही हैं? मेरे ख्याल से तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही इक्विप्ड है वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करने में, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास इतनी फ्रीडम होती है कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कोई नई चीज़ आई है, नया कोर्स आया, उसको हमें ऑफ़र करना है तो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। और वही यदि सरकारी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती हैं, उनमें मैकेनिज़्म थोड़ा देर लगती है उसमें, कि हमको नया कोर्स यदि देना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में उनके कई चैनल्स होंगे, तो हो सकता है 1 साल या 2 साल का डिले हो जाए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है, आपके पास ऑप्शन होता है, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, अपने इंडस्ट्री से लीजिए कि क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए, एकेडमिक काउंसिल ने पास कराइए, अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पास कराइए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको 2 महीने में ही आप नया कोर्स ऑफर करना शुरू कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन से ही कर सकते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन होता है कि जो बदलता हुआ माहौल है, बदलते जो चेंजिंग माहौल है, उसमें वो किस तरह से अपने को अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से विद्यार्थियों को वो एजुकेशन दे सकते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जब कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाता है तो उसके पीछे किस तरह की प्लानिंग होती है?
पीछे की प्लानिंग बड़ी सिंपल है। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ले लीजिए, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जब हमने जब कंप्यूटर पढ़ते थे तो उन दिनों तो लैपटॉप भी नहीं होते थे। लैपटॉप शुरुआत हुई थी उस समय जब हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी। हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर में काम करते थे। अब उसके बाद जब लैपटॉप आया, फिर फलाना ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर ये आया, फिर वो आया, तो वो आपको तुरंत ही अपने विद्यार्थियों को सिखाना पड़ता है। तो अभी कोई भी नई चीज़, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही, मशीन लैंग्वेज 3-4 साल पहले से शुरू हुआ, 5 साल पहले से उसके बारे में लोगों ने, तो ये सब चीज़ें तुरंत अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग के पास ये फ्रीडम, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के पास ये फ्रीडम है कि इंडस्ट्री में जा कर के पता कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके उनसे बात करके कि व्हाट यू नीड, व्हाट इज़ द प्रेजेंट नीड। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कंप्यूटर के में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड फॉर एग्जांपल आप दूसरी इंजीनियरिंग में चले जाए, सिविल में, मैकेनिकल में, इसमें सभी में जो इलेक्ट्रिकल में जो चेंजेस होते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, तुरंत आप इंडस्ट्री में जा कर के उनके एक्सपर्ट से पता कर सकते हैं कि अभी नीड क्या है। हमारा जो विद्यार्थी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद निकलने वाला हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से पास होकर के, उसको आप किधर यूज़ करना चाहते हो, किधर लगाओगे उसको हम क्या सिखाएं कि वो डे 1 से आपके लिए उपयोगी रहे। तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये फ्रीडम होती है। और सरकारी यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है मेरे को, लेकिन जिन लोगों से मिलता हूँ उसमें ये होता है कि भाई हमको कोई चीज़ करनी होती है तो हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम लोगों का जो तरीका है वो ये कि इंडस्ट्री में जा कर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करके, और इंडस्ट्री मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को इंडस्ट्री अपने ढंग से ले लें, कि जहाँ हमारा विद्यार्थी पास होकर के जाने वाला है, यदि हम लॉ पढ़ाते हैं तो लॉ में जाने वाला है, तो हमको लीगल प्रोफेशन के लोगों से पूछना पड़ता है कि वहाँ क्या होने वाला है। हमारे यहाँ जैसे एनिमेशन का प्रोग्राम है, तो एनिमेशन में क्या चीज़ नई आई है वो बताइए, हमको बताइए, तो हम अपने पढ़ाना शुरू कर दें विद्यार्थियों को। तो वो हम लोगों के पास ये ऑप्शन होता है, इंडस्ट्री में जाते हैं, पता करते हैं, उसके एक्सपर्ट्स बुलाते हैं और अपना कैरिकुलम बनाते हैं उससे। जैसे अभी इस जवाब में आपने एआई का जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए लोग आजकल बहुत क्यूरियस हैं। नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट इवन लाइक ओल्डर जनरेशन, मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं, हमसे भी सवाल पूछते हैं कि एआई का क्या फ्यूचर है, क्या कल से आप एंकरिंग नहीं करेंगे, क्या हमको आपका एआई अवतार देखेंगे। तो पीपल आर वेरी क्यूरियस दीज डेज। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तकनीक में विकास हो रहा है, निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की भी क्या भूमिका रहती है? क्या आपको लगता है कि इस वजह से जो एजुकेशन हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें भी हमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और एवर चेंजिंग होती जा रही है ये इंडस्ट्री भी? बिल्कुल, बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग अडॉप्ट करें, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, और वो सीख करके समाज में वो पब्लिक में आएँ। क्योंकि कॉलेज एजुकेशन के बाद जनरली बीटेक करके, या बहुत हुआ तो एमटेक करके लोग आते हैं, उनको जॉब चाहिए। दे शुड बी ट्रेंड फॉर दैट। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत आवश्यक है हर चीज़, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। एंड ऑल्सो जो फैकल्टी हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आपको लगता है कि उनको भी वेल ट्रेंड होना, अडेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है? उनकी ट्रेनिंग के लिए आप क्या करते हैं? वो तो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में यदि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ नया चीज़ पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा तो शिक्षक। तो पहले आपको शिक्षक को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे मेडिकल का एक प्रोफेशन होता है, उसमें कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन करके डॉक्टरों को हर साल भर में ऐसा कुछ उनका सिस्टम है कि उनको इतने कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं जा कर के। ये चीज़ जो है हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए भी होनी चाहिए कि वो सारे शिक्षकों को साल में या कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, जो भी सूटेबल समय निकाल सके इनके यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले शिक्षकों को। और जिस फील्ड का शिक्षक है, यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए सीखने के लिए, जो नए चीज़ें हुई हैं, कंप्यूटर का है तो उसमें जाए, एनिमेशन का तो उसमें जाए, लॉ का है तो लॉ में जाए। ये सब बहुत आवश्यक है शिक्षक को कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए। हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, ऐसा मेरा ख्याल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी उनके इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया कि एवरी CA शुड कंटिन्यू अपग्रेडिंग देयर इंफॉर्मेशन। तो ये हर टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है करना।
क्योंकि हम बार बार हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन का जिक्र आप कई बार कर चुके हैं, तो मैं उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहूँगी कि एक ये परसेप्शन है, देखिए, कि अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई ऑप्शन दिया जाए कि आप भारत में पढ़ना चाहेंगे या विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी पिक करेगा। वो जो एक कॉमन परसेप्शन है, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वो परसेप्शन बदल सकता है, जो यहाँ के बच्चे हैं वो कहें कि हमें भारत में ही पढ़ना है? हमारे ख्याल से बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा फॉरेन के लिए ऑप्ट करे। यदि आप किसी को ऑप्शन देते हैं, हम नाम ले सकते हैं यहाँ पे, कोई ऑप्शन दे कि आपको आईआईटी बॉम्बे में हम एडमिशन दे रहे हैं, आईआईटी चेन्नई में एडमिशन दे रहे हैं, और वहाँ जाओगे या बाहर जाओगे पढ़ने, तो कहेगा आईआईटी बॉम्बे जाएंगे पढ़ने। इतनी ऐसा नहीं कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशन किसी प्रकार से कम हैं। हमारे देश के बहुत से इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं। हम भी हायर एजुकेशन से आते हैं। हालांकि हमारे ग्रुप में स्कूल एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चा जाए। हाँ, हो सकते बहुत से विद्यार्थी, एज मैंने कहा, स्टेटस के कारण कहेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका में पढ़ने या इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, लेकिन अपने देश के इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार की मेरे को तो कमी नहीं लगती कि लोग ये कहें कि नहीं, हमको आईआईटी मुंबई में नहीं पढ़ना, हमको तो विदेश में पढ़ना है। आपको लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का एक ओवरऑल हम एनवायरनमेंट कह लें, उनका कल्चर कह लें, या जो उनका करिकुलम होता है, जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, या जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, हम उसके कंपैरिजन में कहाँ खड़े होते हैं? डू वी फॉलो द सेम पैटर्न, या आपको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ अलग करती हैं या कुछ बेहतर करती हैं? हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में कम नहीं है, ये तो मैं पक्का बोलूँगा आपको। और मैं सब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो उसी लेवल के हैं, और हम लोग पढ़ाई भी उसी लेवल की कराते हैं। और हमारे यहाँ के पढ़े विद्यार्थी, भारत के अच्छी यूनिवर्सिटी के पढ़े विद्यार्थी किसी से किसी मामले में कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शिक्षा ही नींव है एक सुनहरे भविष्य के लिए। बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी नींव है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़े और इंसाइट्स आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो नई पॉलिसी है वो पहले से बेहतर है, कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, और क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब युवाओं के लिए आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? ऐसा है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नई शिक्षा नीति में कुछ तो अच्छे बदलाव हुए हैं, और कुछ बदलाव अभी और करने पड़ेंगे उसमें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो लगता है कि अभी वो जम नहीं पाएंगी उसमें। तो बहुत सी नई शिक्षा नीति में जो कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं, एक तो बहुत अच्छा जो विद्यार्थियों को मौका दिया है, कि उसमें थोड़ा सा वो भी होता है कि जैसे मौका दिया कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, वहाँ से आपको मेडिकल में जाना है, तो चला तो जाता है विद्यार्थी, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा वो इंजीनियरिंग छोड़ के, जिसकी बेसिक एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुई है, और वो छोड़ के वहाँ जाएगा। और कई तो ऐसे बदलाव हैं जो अभी भी हम लोगों को दिमाग में घुस नहीं रहे हैं, कि आर्ट्स का पढ़ा स्टूडेंट, हिस्ट्री का पढ़ा स्टूडेंट 12वीं तक, और फिर वो बोले कि साहब मेरे को तो अब बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है। ये थोड़ा सा अभी हम लोग को पच नहीं रहा है कि कैसे उसको किया जाएगा, कि जिसकी बेसिक स्कूल एजुकेशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं था, उसको हाउ डू वी अडॉप्ट टेक हिम इनटू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ये थोड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न भी है मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा अभी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी तरफ गई नहीं है। तो ये सब चेंजेस समय के हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे, कि इतना ड्रेस्टिक आप चेंज नहीं कर सकते कि हिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो कल को सिविल इंजीनियर बन के पुल बनाने लगे जा कर के कहीं का। लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट थी सर, और आज जर्नलिस्ट हूँ, और शोभना जी भी यहाँ पर हैं, वो भी साइंस बैकग्राउंड से है। तो कई बार मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ स्विच करना आसान हो जाता है। ऐसा है ना, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। हाँ। और साइंस, जबकि अपने तो ऐसी मान्यता है कि साइंस वाला विद्यार्थी तो कुछ भी कर सकता है। हम लोग के समय तो कहते थे यदि आपने फिजिक्स और मैथ्स ले लिया, जैसे जब हम लोग को चूज़ करना था, नौवीं क्लास में शायद चूज़ करते थे पहले, कि यदि आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स ले लिया तो यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा पहले मान्यता थी, और मेरे ख्याल से वो सही भी थी मान्यता। तो साइंस पढ़ के यदि आप जर्नलिज्म में आ गए तो कोई गलत चीज़ है तो अच्छा है।
और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये सवाल पूछा था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपने जिक्र किया था, IIT, IIM, ये ऑब्वियसली बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश की, और यहाँ पर चयन होना, यहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से हर छात्र जो यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं उनके लिए गौरव की बात होती है, और ये माना जाता है कि इनका भविष्य अब सेट हो गया है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते, उनके पास ले देकर फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन बचते हैं, और वहाँ पर एक चुनौती आती है हाई फ़ी। जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़नी पड़ती है इस वजह से। तो आपको लगता है कि ये एक चुनौती है, ये एक मुश्किल है, ऐसे स्टूडेंट्स की भी मदद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और हर स्टूडेंट्स की मदद होनी, जिसको भी पढ़ाई में लगन है, जिसको पढ़ने की इच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी क्या है, पढ़ाई में यदि लगन है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। चाहे वो मौका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दें, हम जैसे लोग दें, या सरकार दे। समबडी हैज़ टू स्टेप इन कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और जिनको पढ़ने में इच्छा है वो ज़रूर पढ़ें, और उनके लिए बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो टैलेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकता फीस वही उसी के पास टैलेंट है। टैलेंट बहुत लोगों के पास है जो किसी कारण से फीस नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उस बिल्कुल मौका होना चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल सबको प्रयास करना चाहिए, प्राइवेट को भी करना चाहिए, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। यानी कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होने चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। आपका कोई प्लान है उस दिशा में? हम अपने आप ही रखते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कोई यदि कहता है कि हमारी फीस नहीं दे सकते हैं, और हम देखते हैं उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो हमने अपने फाइनेंस वालों को कहा है कि तुम इनको पढ़ाओ, इनसे बॉन्ड भरवाओ, कि हम, क्योंकि यदि अच्छा स्टूडेंट है तो पढ़ करके अच्छी सर्विस मिलेगी या अच्छा बिजनेस करेगा। तो उनसे ये बॉन्ड भरवाओ कि हम जब पढ़ लेंगे 3 साल 4 साल 5 साल का जो कोर्स होगा, उसके बाद हम कमा करके आपको पैसे देंगे। सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परसेंटेज स्टूडेंट का हम तो रखते हैं इस काम के लिए कि वो आज पढ़ लें, और चूंकि पढ़ाई अच्छा बैकग्राउंड उनकी पढ़ाई अच्छी रही है, तो नेचुरली मतलब ऑलमोस्ट 99% चांस है कि दे विल सक्सीड इन लाइफ। कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, तो दे विल पे मी बैक। और देश के हर छात्र को अच्छी शिक्षा का अधिकार है और अवसर मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे मंच पर आप आए, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। Zee News.